up for you. This could be one of the questions. This is one of the questions that probably screams as one of the biggest human rights abuses in the recent modern history of the world. Anybody over here has previously ever heard of the Tiananmen Square massacre 1989? Shanti. Tiananmen Square massacre 1989? Anybody? Would you give me some idea pertaining to what exactly cooked up over there? Yes, so over there, basically the Chinese regime, there were student protests in the Tiananmen. 3,000 students. Yes, student protests in Tiananmen Square, and the Chinese government rolled out oppressive measures, and even tanks were. Yeah, they were bombarded with tanks, and 3,000 students were reduced to pieces. Okay, this has been discussed, vastly deliberated across the world as one of the rare incidents of cult brutality practiced ever in the history of the modern world, that was literally put into effect by the Chinese regime. Who was the president who ordered? Could you tell me who was the president who ordered the entire massacre of Tiananmen Square? Write down. Deng Xiaoping. Deng Xiaoping. Write down the name of this brutal Chinese dictator who was the person behind. बेटा बात सबको समझ आ रही है मेरी कि नहीं समझ आ रही? यही वो व्यक्ति था जिसने Tiananmen, अभी मैं Tiananmen स्क्वायर का पूरा वो आपको बता रहा हूं. Tiananmen स्क्वायर 1989 की घटना है बेटा ये. इसके बारे में जरा मैं थोड़ा आपको बता दूं. कुछ 2,500 से 3,000 बच्चे, ठीक है ना बेटा, आप सुनिएगा, पॉलिटिकल ट्रांजिशन की मांग कर रहे थे. किसकी मांग कर रहे थे बेटा? पॉलिटिकल ट्रांजिशन की. 2,500 से 3,000 बच्चे इकट्ठे हो गए थे. कहां पे बेटा? बीजिंग में एक स्क्वायर है, टियाननमेन स्क्वायर, जहां पे मेन चाइनीज पोलित ब्यूरो का ऑफिस है. वहां पे इकट्ठे हो गए थे एंड उनकी एक बहुत छोटी सी डिमांड थी. कुछ भी करिए, हम लोग अब इस रिप्रेसिव कम्युनिस्ट रेजीम के अंडर, वी वोंट लेट आवरसेल्व्स बी एक्सप्लॉइटेड अंडर द एक्सेसिव ट्रीटमेंट ऑफ दिस कम्युनिस्ट रेजीम. और वो चाहते थे कि ये कम्युनिस्ट रेजीम किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाए? डेमोक्रेसी में. एंड ये जो डेमोक्रेसी शब्द एक बार निकला उन बच्चों के मुंह से, तो ये इतना ज्यादा कष्ट दे गया डेंग जियाओपिंग और पूरी, ठीक है ना बेटा, चाइनीज पोलित ब्यूरो को, कि उन्होंने मात्र कुछ आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर चाइनीज बोम्बार्डियर टैंक्स मंगवाए और इन बच्चों को टैंक से उड़वा दिया. बेटा डेंग जियाओपिंग ये वो आदमी है बेटा जिसने चाइना में क्या करवाया? टियाननमेन स्क्वायर. और कहते हैं ना, हर आदमी राजा राम नहीं हो सकता और हर आदमी रावण भी नहीं हो सकता. कुछ अच्छाइयां भी थी बेटा. टियाननमेन स्क्वायर कराया, लेकिन एक अच्छा काम किया. चाइनीज इकोनॉमी हमेशा से कैसी इकोनॉमी थी? क्लोज्ड इकोनॉमी. चाइनीज इकोनॉमी के डोर्स खोलने वाली पॉलिसी, दुनिया का वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने वाली इकोनॉमी चाइना को भी इसी आदमी ने बनाया. एंड कैसे बनाया? इन्होंने एक पॉलिसी दी चाइना को, उसका नाम था ओपन डोर पॉलिसी. ओपन डोर पॉलिसी. ओपन डोर पॉलिसी के बाद चाइना कैसी इकोनॉमी हो गई? ओपन इकोनॉमी. कोई ये बताएगा हम वी एज इंडिया किस टाइप की इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड, ठीक है. क्लोज बोलना ही नहीं बेटा, क्लोज दुनिया में कोई इकोनॉमी नहीं है आज की डेट में. मिक्स्ड. मिक्स का मतलब होता है, हाँ, नॉर्थ कोरिया भी नहीं है. नॉर्थ कोरिया चाइना और रशिया पे डिपेंडेंट है. North Korea is also dependent on the communist bloc, that China and Russia. सारा उसका import China से होता है. So you can never be self-sufficient enough to lead a state of autarky. Autarky का मतलब समझते हैं बेटा? Autarky का मतलब होता है political self-sufficiency, political and economic self-sufficiency. आपके पास, हाँ बेटा पूछिए. हाँ बेटा, क्लोज इकोनॉमी है कतर? बिल्कुल नहीं है. कतर दुनिया को, आपने नाम सुना होगा एलएनजी, नाम सुना है इस गैस का? एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस. कतर इस गैस का दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? एक्सपोर्टर है. जो भी देश एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट एक्सिम रेजीम इसको बोलते हैं, EXIM रेजीम. और इंडिया में पूरी एक पॉलिसी चलती है इसकी, एक्सिम पॉलिसी. और एक बैंक है बेटा, एक्सिम बैंक. जो भी देश एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेजीम का हिस्सा है, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रैक्टिस करता है, वो देश कभी भी क्लोज्ड नहीं हो सकता. आई बात समझ में बेटा? क्लोज्ड इकोनॉमी यहां तक कि बेटा सोमालियाई स्टेट तक नहीं है. सोमालियन स्टेट भी नहीं है जहां पे सिर्फ डाकू है,
लॉलेसनेस है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, इवन दे आर नॉट क्लोज, जिनको भी सामान चाहिए होता है देन दे प्रेफर टू गो अक्रॉस बॉर्डर्स इन ऑर्डर टू गेट दोज नेसेसरी एसेंशियल स्टफ्स इन ऑर्डर टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ सर्वाइवल एंड सस्टेनेंस फॉर देयर इंटायर मास। गॉट इट? ओके, अब सुनिएगा मेरी बात को जो मैं बोल रहा था। ओपन डोर पॉलिसी 1986 में आ गई चाइना में, एंड दिस ओपनड द इकोनॉमी ऑफ चाइना। हमारे देश की इकोनॉमी कैसी है बेटा? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड की डेफिनेशन क्या होती है ये जरा देख लीजिए ना बेटा, नॉट अबाउट कैपिटलिज्म। लिखिए इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। इसका मतलब होता है इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। Equal contribution of public and private sector in the development of an economy that is known as mixed economy। बेटा कोई मुझे यहां पे ये बताएगा कि इंडियन डेवलपमेंट के लिए सबसे पहला, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सबसे पहला जो प्लान या प्रोग्राम इवॉल्व किया गया था वो किस ईयर में इवॉल्व किया गया था और उसका नाम क्या था? 1934। फिक्की प्लान। नाम क्या था बेटा उसका? फिक्की प्लान। लिख लीजिए, फिक्की प्लान कब आया था? 1934। फिक्की का फुल फॉर्म जानते हैं? फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री, इसको बोलते हैं बेटा फिक्की। आई बात समझ में? और फिक्की से जुड़ी हुई एक बॉडी और है एसोचेम। नाम सुना है बेटा? एसोचेम का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एसोचेम। ठीक है, गुड। फिक्की एंड एसोचेम। सबसे पहला प्लान किसने दिया बेटा? फिक्की ने दिया। अब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पीपल्स प्लान 1934 में जिस तरीके से फिक्की प्लान आया उसी तरीके से पीपल्स प्लान भी आया। जो फिक्की है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? हमेशा से ये जो बॉडी है फिक्की, ये इंडिया के एक यूनिक और सेलेक्ट ग्रुप ऑफ एलीट इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट करती है। वो एलीट क्लास है कौन सा? लिख लीजिए, एलीट क्लास ऑफ इंडियाज लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट। किसको रिप्रेजेंट करती है फिक्की? एलीट क्लास ऑफ इंडियाज लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट। एलीट क्लास ऑफ इंडियाज लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट, इनको रिप्रेजेंट करती है फिक्की। ओके, अब आगे देखिएगा। जो मैं पीपल्स प्लान की बात कर रहा था बेटा, पीपल्स प्लान को इंट्रोड्यूस करने वाला बेटा जो ज्यादा लोगों की बातें करे, लोगों को लेकर बहुत ज्यादा आप एक तरीके से कह सकते हैं अपनी सिंपथीज पब्लिक करे, या जो जिसके सारे आप एक तरीके से कह सकते हैं पूरा एजेंडा, खुद का पर्सनल या इंस्टीट्यूशनल एजेंडा सिर्फ टू डील विद द बेसिक नेसेसिटीज एंड डेफिशिएंसीज ऑफ पीपल स्पेसिफिक ग्रुप्स। तो उस टाइप की रेजीम हो, उस टाइप की आइडियोलॉजी हो, वो बेसिकली किसके साथ संबंधित हो सकती है? कम्युनिज्म। अभी कम्युनिज्म के बारे में हम लोग काफी डिस्कस करेंगे, इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर भी। पहले इसको देख लीजिए। जो पीपल्स प्लान है इसको इंट्रोड्यूस करने वाले व्यक्ति का नाम था एमएन रॉय। राइट डाउन। एमएन रॉय को एक और नाम से जाना जाता है फादर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। लिख लीजिए, फादर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया एमएन रॉय। आपने बहुत बार सुना होगा कि कांग्रेस की रेजीम में जब कांग्रेस गवर्नमेंट होती है सेंटर पे, तो बीजेपी और कांग्रेस का जो रूलिंग स्टाइल है, रूलिंग पैटर्न है, या जो गवर्नेंस पैटर्न है, या पूरा आप एक तरीके से कह सकते हैं जो पूरा सब्जेक्ट मैटर या पॉलिसी मैटर ऑफ गवर्नेंस एंड कंट्रोल बहुत ही 180 डिग्री पे डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। कांग्रेस गवर्नमेंट जब भी होती थी और किसी स्टेट में एनार्किक सिचुएशन ऑफ एनार्की प्रिवेल करती थी, तो सेंट्रल कांग्रेस गवर्नमेंट एक काम करती थी, उस गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती थी। बट वही काम बीजेपी ने कभी नहीं किया। बीजेपी ने न तब किया था अटल बिहारी वाजपेयी की रेजिम में, ना ही नरेंद्र मोदी रेजिम में यह काम किया गया। किसी भी गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं किया गया। हाँ, कश्मीर एक एक्सेप्शन है, वो तो हमेशा ही डिसमिसल पे रहता है, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां पे कभी भी सिंस 1986 देयर हैजंट बीन अ पावरफुल एंड स्टेबल गवर्नमेंट इनफ टू लीड द स्टेट ऑन द लाइंस ऑफ डेवलपमेंट एंड कंटिन्यूड प्रॉस्पेरिटी। वहां पे ऐसी गवर्नमेंट हुई नहीं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी नहीं। 96 से जो एक रेजीम शुरू हुई, एक रेन शुरू हुई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की और प्रेसिडेंट रूल की, तो प्रेसिडेंट रूल आज तक चलता आ रहा। अभी रिसेंटली आपने नाम सुना होगा सत्यपाल मलिक जी का नाम सुना होगा, गवर्नर है कश्मीर के। उन्होंने क्या किया बेटा? कश्मीर की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया।
कश्मीर की गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया और कहा अब यहां पे क्या चलेगा, अब यहां पे प्रेसिडेंट रूल लगेगा। लेकिन कश्मीर में एक स्पेशल प्रोविजन है अंडर आर्टिकल 370, पहले गवर्नर रूल आएगा देन प्रेसिडेंट रूल आएगा। आई होप सबको मेरी बात समझ आ रही है। पहले गवर्नर रूल आएगा देन प्रेसिडेंट रूल आएगा। एंड एसपी मलिक सिंपली रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ द सेंटर। तो पहले अभी 6 महीने एसपी मलिक शैल बी इन पावर, देन मिस्टर रामनाथ कोविंद शैल बी इन पावर टू लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ J&K। आप लोगों से मैं एक व्यक्ति का नाम और डिस्कस करूंगा, गीता मित्तल। Heard her name? She is the first CJ, women CJ of कश्मीर। वेरी गुड। बेटा कोई मुझे ये बताएगा, हमारे सारे देश में अगर मैं क्राइम करूं, आप क्राइम करें, कोई भी क्राइम करे, तो मेरे ऊपर कौन सा लॉ लगेगा? कोई बताएगा? IPC। लेकिन मान लीजिए अगर मैं कश्मीरी हूं, RPC लगेगा बेटा, उसको बोलते हैं रणबीर पीनल कोड। ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं और आपसे पूछना चाहूंगा, कश्मीर का जब एक्सेशन हुआ तो जो अग्रीमेंट साइन हुआ उसे किस नाम से जाना जाता है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। और